हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे वो थे अम्ल और क्षार जो थे उनकी संकल्पना अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा। जैसे आरेनियस नामक वैज्ञानिक जो था उसने क्या कहा कि वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। और ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा ने क्या कहा कि वे रासायनिक पदार्थ जो H+ आयन देते हैं या प्रोटॉन देते हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। और प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। इसी तरीके से लुईस संकल्पना थी। लुईस ने क्या कहा कि वे रासायनिक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं वे क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। और वे रासायनिक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। ये अपना हो चुका था कि जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्लों की अवधारणा जो थी अलग अलग तरीके से समझाई। आज जो हम पढ़ने वाले हैं अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल व क्षारों के गुणधर्म के बारे में। देखो, अम्ल और क्षारों के जो गुणधर्म की बात करेंगे तो सबसे पहले लिटमस पत्र देखते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार का होता है, एक नीला लिटमस पत्र होता है और एक लाल लिटमस पत्र होता है। एक तो कौन सा होता है, लाल, और एक कौन सा होता है, नीला। दो लिटमस पत्र होते हैं। अगर मान लो लाल लिटमस पत्र है, इस लाल लिटमस पत्र को अपन कोई जलीय विलयन जो है इसमें मान लो कोई विलयन A है और इसमें मान लो कोई विलयन B है। अपन को पता नहीं अपन ने किस में अम्ल डाला हुआ है और किस में क्षार डाला हुआ है। अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इस लाल लिटमस पत्र को किस में डुबोते हैं, इस विलयन A में डुबोया जाता है। जैसे मैं विलयन A में डुबोया जाता हूं, अगर ये अम्ल होगा तो ये लाल लिटमस पत्र किस में चेंज हो जाएगा, यहां से डूबने के बाद में नीले में। किसमें, नीला, लाल लिटमस पत्र जो है ये किस में बदल जाएगा, नीले में। अगर ये क्षार है तो अम्ल नहीं, अगर ये अम्ल है तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये क्षार है तो ये लाल लिटमस पत्र किस में बदल जाएगा, नीला। कैसा हो जाएगा ये, नीला। कब, जब इसके अंदर क्षार है तब। तो यदि विलयन क्षारीय है तो लाल लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा भाई, नीला हो जाता है। अगर ये क्या है, क्षारीय है, अम्लीय है, जब तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा कलर में। अगर मान लो इसी लाल लिटमस पत्र को अपन किस में डुबोया जाए, इसमें डुबोया जाएगा। अगर इसके अंदर अम्ल है तो अम्ल है, जब तो कोई प्रभाव किसके अंदर, ये अम्ल है तो लाल लिटमस पत्र किस में बदलेगा, नहीं, नीले में नहीं बदलेगा। अगर मान लो अपन नीला लिटमस पत्र ले और इस नीले लिटमस पत्र को किस में डुबोया जाए, विलयन B में डुबोया जाता है। अगर ये अम्ल है तब तो ये किस में बदल जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैसा हो जाता है, यदि विलयन कैसा है, अम्लीय। यदि विलयन अम्लीय है तो लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा, लाल लिटमस, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। कैसा हो जाएगा भाई, ये लाल हो जाता है। कब होगा ये, जब ये विलयन अम्लीय है। तो अगर अम्लीय नहीं है, ये क्या है, क्षारीय या उदासीन विलयन है, तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपने लिटमस पत्र के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल। मान लो अपन को एक लाल लिटमस पत्र या नीला लिटमस पत्र दिया हुआ है,
कैसा दिया हुआ है, 2 लिटमस पत्र दिए हुए हैं अपन को। ये दे दिया क्वेश्चन कि एक बीकर ये है, इसमें विलयन ए है, एक बीकर बी है जिसमें विलयन बी है, और एक विलयन सी है जिसमें विलयन सी है। अपन को पता नहीं है कि किसमें अम्लीय है, किसमें क्षारीय और किसमें उदासीन है। अपन को क्या दिए हुए हैं, लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र, और दूसरा कैसा है, नीला लिटमस पत्र। अब अपन क्या करेंगे, इनको एक एक करके, सबसे पहले मैंने कौन सा लिटमस पत्र लिया, लाल लिटमस पत्र लिया। कैसा लिया, लाल लिटमस पत्र लेता हूं। तो लाल लिटमस पत्र को अगर मैं विलयन ए में डुबोया, अब मैं देखूंगा कि इसके कलर में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, लाल जो है कोई से दूसरे कलर में चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है चेंज। इसका मतलब तो अब अपन डिसाइड करेंगे कि इसमें या तो अम्ल क्या होगा, क्योंकि अगर कलर चेंज होगा, अगर यहाँ पर मैं इसको इसमें डुबोया जाता हूँ और मैं इसको इसमें डुबोया जाता हूँ, अब मैं देखूंगा कि तीनों में से किसका कलर चेंज हुआ है। सपोज करते हैं यहाँ पे ये लाल लिटमस पत्र कैसा हो गया, लाल जो है किस में बदल गया, नीले में। लाल किस में बदल गया, नीला। तो विलयन कैसा होगा, यहाँ पर विलयन होगा क्षारीय। विलयन कैसा होगा, क्षारीय। अब अपन को ये दोनों का पता नहीं है क्योंकि इनमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। अब इनमें ये देखना है कि उदासीन कौन सा है और अम्लीय कौन सा है। अब अपन लेंगे लाल नीला लिटमस पत्र। कौन सा लेंगे, नीला लिटमस। नीले लिटमस पत्र को मैंने इसमें डुबोया, ये अपन को पता है मैं इसमें भी डुबोऊंगा इसको और इसमें भी डुबोता हूँ। अब देखो यहाँ सपोज करो इसमें जो नीला रंग जो है, कौन सा रंग, नीला जो है वो किस में बदल गया, लाल में बदल गया। किसमें, नीला रंग लाल में बदल गया। इसका मतलब विलयन कैसा है, ये अम्लीय है। कैसा होगा विलयन, अम्लीय। अब बताओ ये लाल रंग ने तो इसमें चेंज हुआ, न नीले में चेंज हुआ। इसका मतलब विलयन कैसा है, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विलयन कैसा होगा, उदासीन। कौन सा सीन, उदासीन होगा। तो इस तरीके से अपन अननोन विलयन अपन को दे दिए और अननोन विलयन को अपन लिटमस पत्र के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा अम्लीय विलयन होगा और कौन सा क्षारीय विलयन होगा, बता सकते हैं। क्लियर। तो ये पहला गुणधर्म था लिटमस पत्र के आधार पर। अर्थात अगर अपन बात करें, नाम लिखा हुआ है अनिल, तो F4 तो क्या होगा, अम्ल। ये क्या है, नीला, और ये क्या है, लाल। तो बताओ अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देता है, लाल में बदल देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस में बदल रहा है, लाल में। और इसके विपरीत क्या होगा, क्षारीय होगा। तो लाल लिटमस पत्र किस में चेंज हो रहा है, तो वो कौन सा होगा, क्षारीय। तो इसको याद कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन इसके आधार पर इनके गुणधर्म बता सकते हैं कि कौन सा लिटमस पत्र जो है में परिवर्तन होता है। दूसरा गुणधर्म देखते हैं कि अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया। इंपॉर्टेंट है ये, अम्लों की किसके साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। दूसरा गुणधर्म की बात करता हूं मैं, अम्लों या अम्ल व क्षार की धातुओं के साथ क्रिया। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अम्ल है और ये क्या है, धातु। अम्ल क्या है, अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा और क्रिया करके यहाँ पर अगर अपन देखें
तो जैसे मान लो अम्ल जो है वो कौन सा H2SO4 ले लिया मैंने, इसकी अभिक्रिया अगर मान लो जिंक के साथ करवा दी, कॉपर के साथ करवा दी, तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, ZnSO4 क्या होया, ये तो साल्ट हो गया प्लस, और क्या बनेगा यहाँ पर H2O, क्या बनेगा H2, कौन सी गैस मुक्त होगी H2, तो ZnSO4 प्लस है H2, अभिक्रिया संतुलित है, तो यहाँ पर जो है वो क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर लवण अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करता है और धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये क्या है अम्ल, ये क्या है धातु, और दोनों क्रिया करके क्या बना रहा है ये लवण, और लवण का क्या नाम है जिंक सल्फेट, क्या है जिंक सल्फेट। और ये कौन सी गैस मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो कोई भी अम्ल जो है वो धातुओं के साथ क्रिया करेगा और क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न, जिंक सल्फेट लवण का निर्माण कर लेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगर इसको अपन एक प्रयोग द्वारा समझते हैं तो यहाँ पर अपन ने क्या लेते हैं, मान लो अपन को परख नली ली हुई है, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब जो है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या लगा दी, एक नलिका लगा दी, और नलिका लगाने के बाद में अब मैंने यहाँ से क्या किया, इसको एक स्टैंड पर इसको लगा दूंगा मैं, ये स्टैंड पे लगा दिया। उसके बाद में इस नलिका को मैं पानी इसमें मैं क्या कर देता हूँ, ओपन करता हूँ इसको। तो ये तो क्या है स्टैंड, ये परख नली, और ये नलिका, यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा कॉर्क। अब कॉर्क लगाने से पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैंने क्या दिया, अम्ल लिया, मान लो ये मेरा H2SO4 है, और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे किसके टुकड़े डाल दिए, जिंक के टुकड़े। तो यहाँ पर ये क्या है, अगर मैं इसको लिखूँगा, ये दोनों क्या है, अम्ल प्लस क्या है, धातु के टुकड़े। तो अम्ल यहाँ पर अपन ने मान लो H2SO4 लिया है, और धातु क्या है यहाँ पर, मान लो जिंक है। अब क्या होगी, कुछ समय पश्चात मैं देखूंगा कि जैसे ही ये क्रिया करेंगे आपस में, क्रिया करने के बाद में यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस जो है वो पास होगी धीरे धीरे, और वो पास होकर यहाँ से बाहर निकलेगी बुलबुलों के रूप में। अब मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन गैस का सत्यापन करूँगा कि क्या वास्तव में हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस का सत्यापन कैसे किया जाता है, मान लो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है, हाइड्रोजन गैस का जो सत्यापन होगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये यहाँ पर मैं ये जलती हुई क्या ले जाऊँगा, मोमबत्ती। ये क्या है, जलती हुई मोमबत्ती। और जैसे मैं जलती मोमबत्ती ले जाता हूँ तो ये जो है यहाँ पर ये मोमबत्ती जो जलेगी वो कैसे जलेगी, पिट पिट की आवाज़ के साथ कैसे जलेगी। तो ले जाने पर जलती मोमबत्ती ले जाने पर वह पिट पिट की आवाज़ के साथ जलती है। अगर मान लो जैसे अपन जलती मोमबत्ती ले गए और जलती मोमबत्ती को ले जाने पर मैंने निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने पर मैंने क्या देखा, अगर जलती मोमबत्ती जो है वो पिट पिट की आवाज़ के साथ जलती है तो इसका मतलब कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है।
कौन सी गैस मुक्त हो रही है? तो ये जो गैस होगी वो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। किसमें? जब अम्लों की अभिक्रिया धातुओं के साथ कराई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। कोई भी अम्ल जो है वो धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इसका सत्यापन कैसे करते हैं कि जलती मोमबत्ती ले जाने पर अगर मोमबत्ती पिट पिट के साथ जलती है, कैसी? पिट पिट के साथ जलती है, तो कैसी हो? कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। अगर जाते ही मोमबत्ती बुझ गई तो कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या काम करती है? बुझाने का काम करती है। और तेजी से जलती है तो ऑक्सीजन गैस होगी। तो ये अपन को सत्यापन हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, इसीलिए अम्ल जो है धातुओं के साथ क्रिया कर रहे हैं और इसीलिए धातु से बने बर्तनों में खट्टे पदार्थ को नहीं रखा जाता है या रखा जाना चाहिए, नहीं रखा जाता है। मतलब क्या हुआ इसका कि इसलिए धातु से बने बर्तनों में खट्टे पदार्थों को नहीं रखा जाता है, क्योंकि खट्टा क्या है? कोई भी खट्टा पदार्थ होगा उसमें क्या होगा? अम्ल होगा, और अम्ल धातुओं के साथ क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा। और जैसे अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया होगी तो एक विषैले पदार्थ अर्थात एक लवण का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, जिसके कारण उन जो खट्टे पदार्थ जो है वो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे और हमारी बॉडी को भी क्या पहुंचाएंगे? नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए धातुओं से बने बर्तनों में या खट्टे पदार्थों को या दही जो है उसको नहीं रखा जाना चाहिए। तो ये थी अम्लों के साथ किसकी क्रिया? धातुओं की क्रिया। अगर मैं क्षार के साथ धातुओं की क्रिया करवा देता हूँ तो सभी क्षार जो है वो धातुओं के साथ क्रिया नहीं कर पाते हैं। परंतु अगर अपन जिंक की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो मैं NaOH जो क्षार है इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा देता हूँ? जिंक के साथ करवाता हूँ, तो ये आसानी से जिंक के साथ क्रिया कर लेता है और क्रिया करके क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 का निर्माण कर लेता है। और यहाँ पर जो मुक्त गैस जो होगी वो कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। परंतु सभी क्षार हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं धातुओं के साथ क्रिया करके, ध्यान रखना है। तो ये जो है ये क्या है? सोडियम जिंकेट। ये क्या है? सोडियम जिंकेट। तो ये क्या है? क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है? धातु। तो ये ध्यान रखना है अपन को कि सभी क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। यहाँ पर जो है कौन? जिंक किसके साथ क्रिया कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है। और जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करके कौन सी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। क्लियर? तो ये थी अपनी किसके साथ अभिक्रिया? धातुओं के साथ अभिक्रिया। अगर अपन तीसरी बात करते हैं यहाँ पर धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में, तीसरी जो बात है वो है किसके साथ अभिक्रिया? धातु ऑक्साइड जो होते हैं, धातु ऑक्साइड जैसे CuO है, MgO है ना, तो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। अब देखो यहाँ पर अम्ल जो है, पहली बात तो ये धातु ऑक्साइड कौन सी नेचर का होगा? ये धातु ऑक्साइड जो है वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। ये अपन को ध्यान रखना है, क्षारीय प्रकृति।
क्षारीय प्रकृति के कौन होते हैं? धातु ऑक्साइड जो होते हैं। तो बताओ, अगर अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ में करवा देता हूं तो क्या बनता है? लवण बनता है और जल मुक्त होता है। ये अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया में देख चुके हैं। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं अम्ल जो है, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, तो ये धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। तो बताओ, क्षार अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा भाई? लवण बनाएगा। और क्या मुक्त होगा? जल मुक्त होगा, नहीं होगा? अरे वही अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि धातु ऑक्साइड भी कौन सी प्रकृति के हैं? क्षारीय प्रकृति के। तो अम्ल की मैं बात करूं, सपोज करो HCl मेरे पास है, इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ करवा दूं? CuO के साथ करवा देता हूं। कॉपर ऑक्साइड की बात करता हूं, तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है, तो यहां पर क्या बनेगा? CuCl2 का निर्माण होगा, प्लस क्या मुक्त होगा? H2O। तो ये क्या है? लवण है। ये कैसा होगा? लवण होगा। और ये लवण जो है, और साथ में क्या मुक्त होगा? जल मुक्त होता है। तो यहाँ पर इससे अपन को पता चल रहा है इसका, किसका? कि इसकी ये कौन सी प्रकृति का है? ये क्षारीय प्रकृति का है। तो अम्ल जो है धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण बनाते हैं। तो लवण बनने के साथ ही अपन को पता चलेगा कि ये जो है धातु ऑक्साइड वो कौन सी प्रकृति के हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसीलिए किसका निर्माण होगा? लवण का निर्माण होगा। और लवण का निर्माण नहीं होता तो इसका मतलब ये कोई और नेचर का होता। तो लवण का निर्माण होने से अपन को क्या पता चल रहा है कि धातु ऑक्साइड जो है वो कौन सी प्रकृति के हैं? वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर? देखो नेक्स्ट जो है अपना, वो है अपन ने अम्ल की किसके साथ क्रिया हुई? धातु ऑक्साइड के साथ। धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति की? क्षारीय प्रकृति। अगर मैं इसी बात को करूं अधात्विक ऑक्साइडों के साथ, तो अधात्विक जो है, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होंगे? ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? ये होते हैं अम्लीय प्रकृति के। कौन सी प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के। तो अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया किसके साथ होगी? क्रिया क्षार के साथ कराने पर, तो अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे अपन? अधात्विक ऑक्साइडों की क्रिया, क्योंकि अधात्विक कौन सी प्रकृति की? अम्लीय प्रकृति की। और धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के थे? क्षारीय प्रकृति के। तो अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति की? अम्लीय प्रकृति के। और अम्लीय प्रकृति के होने के कारण अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ होगी? क्षार के साथ होगी, नहीं होगी? तो मैं इसकी अभिक्रिया मान लो NaOH के साथ करवा दूं, या और के किसी और के साथ भी अपन करवा सकते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH ऑल्टवाइस के साथ में अगर यह अभिक्रिया को करवा देता हूं तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट का, क्योंकि लवण प्लस जल बनेगा, और लवण क्या बनेगा? यहाँ पर CaCO3 प्लस है H2O। तो ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये कौन से? अधात्विक ऑक्साइड। और ये क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई, ये क्या? अधात्विक ऑक्साइड। और ये अधात्विक ऑक्साइड जो कौन सी प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का। अब बताओ ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार।
और ये किसके साथ अम्लीय क्रिया कर रहे हैं? अम्ल के साथ। अपन पहले देख चुके हैं कि क्षार जो है अम्लों के साथ क्रिया करते हैं अम्ल, और क्या बनाएंगे यहाँ पर लवण प्लस जल का निर्माण होगा, नहीं होगा? अरे होगा। तो ये जो क्या है लवण होगा, ये क्या है लवण। तो यहाँ पर जो है इसकी प्रकृति से सिद्ध होती है कि इसकी जो अधात्विक ऑक्साइड जो है वो कौन सी नेचर के होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है लवण। और लवण कब बनेगा? जब क्षार के साथ कौन क्रिया करेगा? अम्ल क्रिया करेगा। पिछली वाली रिएक्शन में अपन ने क्या देखा था कि अम्ल जो धात्विक ऑक्साइड जो था वो कौन सी प्रकृति का था? क्षारीय प्रकृति का। वहां पर भी क्या बन रहा था लवण। अब क्षारीय प्रकृति का होने के कारण वो अम्लों के साथ क्रिया करेगा, और अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा लवण। अगर लवण नहीं बनेगा इसका मतलब धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के नहीं है? क्षारीय प्रकृति के। अगर यहाँ पर भी लवण नहीं बनता इसका मतलब ये अम्लीय प्रकृति के नहीं है, और अम्लीय प्रकृति के नहीं है तो इसके साथ क्रिया नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर लवण जो बन रहा है ये लवण किस चीज को बता रहा है कि ये क्या है क्षार। और दूसरी चीज अपन जानते हैं कि जो क्षार जो है किसके साथ क्रिया करेंगे? अम्ल के साथ। और अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो यहाँ से अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होंगे? अधात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारीय अधात्विक ऑक्साइड कौन सी? अम्लीय प्रकृति के होंगे। अब देखो यहाँ पर एक आरेनियस ने क्या कहा कि वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो नेक्स्ट जो है अगर अपन नेक्स्ट गुणधर्म जो भी है उसकी बात करते हैं तो अम्ल और क्षार जो होते हैं, अम्ल व क्षारों का जलीय विलयन किसका सुचालक? विद्युत का कौन सा लक? सुचालक होता है। अब देखो विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है? या तो इलेक्ट्रॉन के कारण या आयंस के कारण। तो आयंस जो है वो कब बनेंगे? अगर मैं अम्ल जो है अम्ल ये कोई पात्र है इसमें मैंने जल भर दिया। क्या भर दिया? जल। बोलो क्या भर दिया? जल। क्या है? जल। जल भर दिया। अब मैं मान लो इसमें क्या डाल देता हूँ? HCl डाल दिया मैंने। क्या डाल दिया? HCl। अब ये HCl जाते ही अगर ये अम्ल होगा तो ये किस में टूटेगा? अपने आयनों में। और आयनों में टूटेगा तो इसमें क्या बनेगा? H+ और Cl- आयन बनेगा, नहीं बनेगा। और ये H+ आयन जो है वो किसके साथ क्रिया कर सकता है? जल के साथ क्रिया करेगा तो भी कौन सा आयन बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, नहीं बनाएगा? तो भी ये आयन है। तो इन दोनों आयनों के कारण बताओ विद्युत धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी? अरे होगी क्या? दोनों आयन जो है अगर मान लो मैं इसमें क्षार डालता, मान लो NaOH डाल दिया मैंने, और ये NaOH गया कहाँ? जल में। और जल में जाते ये किस में टूटेगा? NaOH की मैं बात करूंगा तो जलीय विलयन में इसका वियोजन जो होगा Na+ और OH- में होगा, नहीं होगा? तो ये दोनों आयनों के कारण ये क्या प्रवाहित विभिन्न में क्या होगी? जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी? क्योंकि शुद्ध जल जो है वो तो किसका कुचालक होगा? विद्युत का कुचालक होता है। परंतु अब उसमें अपन ने क्या डाला? अम्ल डाला या क्षार डाला। जैसे अम्ल क्षार कहाँ गया? जल में गया। जल में जाते ही वो किस में वियोजित होगा? अपने आयनों में वियोजित होगा। और आयनों के कारण वो जलीय विलयन में क्या प्रवाहित होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अम्ल और क्षार का जो जलीय विलयन है वो किसका सुचालक होगा? विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और इसीलिए इनका उपयोग किस में किया जाता है? विद्युत अपघट्य में। किस में होगा? क्योंकि जलीय विलयन का उपयोग किस में किया जाएगा? अम्ल और क्षार के जलीय विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं कि जो अपन कई बार पढ़ चुके हैं कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो अपन ये कई बार पढ़ चुके हैं कि अम्ल व क्षारों की क्रिया। तो क्रिया कराएंगे तो बोलो ये अम्ल
बोलो ये क्षार, ये दोनों क्रिया करेंगे तो बोलो क्या बनाएंगे, लवण प्लस पानी बाहर निकल जाएगा, निकल गया। अब बताओ ये अम्ल जो है ये क्या हो सकता है, जैसे मान लो HCl हो सकता है, क्षार मान लो NaOH। अब बताओ ये दोनों प्रबल हो गए नहीं हो गए, दोनों प्रबल हैं, दोनों की समान मात्रा अगर अपन लेते हैं तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, जल, ये पानी बन गया। और अब बताओ ये लवण जो होगा इसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन, क्यों, इनकी अपन ने क्या ली, समान मात्रा, और दोनों ही कौन से अम्ल है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है तो जलीय विलयन जो है उसमें क्या होंगे, पूर्णतः वियोजित होंगे, और पूर्णतः वियोजित होने के पश्चात इसके जो है H+ जो है वो इसके साथ क्रिया करके जल बना लेगा, और Cl- Na+ के साथ क्रिया करके क्या बना लेंगे, लवण का निर्माण कर लेते हैं। तो बताओ ये सोडियम क्लोराइड जो है ये क्या होगा, नमक, वो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, लवण होगा नहीं होगा, और ये क्या है, जल, और इसीलिए विद्युत क्या होगा, ये विद्युत उदासीन होगा, जलीय विलयन कैसा होगा, उदासीन। अगर अपन पहले भी देख चुके हैं, अगर प्रबल अम्ल की जगह अपन क्या लेते, दुर्बल अम्ल लेते, बोलो दुर्बल अम्ल। तो बताओ ये दुर्बल अम्ल किसके साथ क्रिया करेगा, NaOH के साथ, NaOH क्या है, प्रबल, और ये प्रबल के साथ क्रिया करके अब बताओ ये दुर्बल जो है ये कुछ मात्रा में ही वियोजित होगा और कुछ मात्रा में अवियोजित अवस्था में क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा, और शेष रह जाएगा तो ये इसके जो है OH- आयन विलयन में क्या रहेंगे, मौजूद रहेंगे, और विलयन में मौजूद रहेंगे, इसका मतलब विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अगर मान लो यही क्रिया अपन किस में होती, प्रबल अम्ल में होती, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार की बात करते हैं अपन, मैं कर चुका हूं, इसलिए अगर बात करें दुर्बल क्षार की तो दुर्बल क्षार की बात करेंगे तो अब ये तो क्या होगा, पूर्ण वियोजित होगा, परंतु ये क्या होगा, पूर्ण वियोजित नहीं होगा, तो जलीय विलयन जो बनेगा यहाँ पर बनने को तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा, परंतु पूर्णतः नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूर्णतः आयनों में वियोजित नहीं होगा, और ये क्या रह जाएगा, कुछ मात्रा में अवियोजित अवस्था में विलयन में शेष रहेगा। जैसे ये अवियोजित अवस्था में शेष रहेंगे तो इसके H+ आयन जो हैं वो इधर उधर घूमेंगे, और उधर उधर मतलब ये क्या रहेंगे, मुक्त अवस्था में, और जिसके कारण विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये थे कौन, अम्ल और क्षारों के गुणधर्म, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अम्ल और क्षारों के दैनिक जीवन में उपयोग।